Hello everyone. In this video, we will discuss precautions to be taken during measuring national income by different methods like value-added method, income method, and expenditure method. We will also discuss real and nominal GDP and GDP as an index of welfare. So we start. First of all, we will discuss precautions. In the estimation of national income, intermediate goods are not included. This is the first precaution. Intermediate goods, the value of intermediate goods is not included. If we include the value of intermediate goods, then it results double counting. It means जो हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं उसमें एक ही गुड की वैल्यू दो बार कैलकुलेट हो रही है। हम जानते हैं कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, लेकिन अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी ऐड कर लिया तो वहां पर डबल काउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू शामिल होती है। सो इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हमें शामिल नहीं करना है। क्लियर? And the second precaution is sale and purchase of second hand goods. Sale and purchase of second hand goods is not included. ठीक है? वैल्यू एडेड मेथड में हम देखते हैं कि जो सेल्स दी होती हैं, अगर वहां पर सेकंड हैंड सेल्स दी गई हैं, इसी तरह से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहता है, और यदि वहां पे परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स दिया हुआ है तो उसे हमें शामिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड जो गुड्स होती हैं इनकी वैल्यू उस ईयर में, जिस ईयर में इनको फर्स्ट टाइम परचेज किया गया था, उसमें शामिल हो चुकी है, इसलिए सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है? सो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। नाउ द थर्ड प्रिकॉशन इज production of services for self consumption is not included. अगर कोई प्रोड्यूसर सर्विसेज प्रोड्यूस करता है अपने खुद के लिए कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ओनली सर्विसेज, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि घर में जो हाउस बेबीज हैं वो जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, उनको शामिल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है? नाउ द फोर्थ प्रिकॉशन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखना है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड, बट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस की हैं, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू को हम शामिल करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। क्लियर? अगर सेम प्रोड्यूसर ने सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो उसे हम शामिल नहीं करते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से देखना है। गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड while services for self consumption is not included. Clear? Now the next precaution is imputed value of owner occupied houses is included. जो houses हैं न्यू कंस्ट्रक्ट हुए और
ऑनर ने उसको ऑक्यूपाइड कर रखा है। मीन अगर ऑनर उसे ऑक्यूपाइड करेगा तो उसे रेंट वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद का ही हाउस है। ठीक है, तो रेंट वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? अगर मान लो रेंट पे करता है तो हम रेंट को ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर रेंट पे नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो ऑनर है उस हाउस का, तो हम उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू रहते हैं, जिसको कि नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। So imputed value of owner occupied houses is included. Clear? Now the next precaution is transfer income is not included. Transfer income हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियोज में। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो बिना सर्विस प्रोवाइड किए हुए अर्न हो। ठीक है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ठीक है, पॉकेट मनी है, इनको हम शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारी वन साइडेड पेमेंट होती हैं, इनसे किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं होता इकोनॉमी में, इसलिए ट्रांसफर इनकम को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ट्रांसफर इनकम मीन्स वन साइडेड पेमेंट। ट्रांसफर इनकम, इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। क्लियर? तो ट्रांसफर इनकम को हमें शामिल नहीं करना है। अगर ओल्ड एज पेंशन दिया हुआ है, गिफ्ट दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, पॉकेट मनी, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? वन साइडेड पेमेंट है, इनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। शेयर्स का सेल हो, बॉन्ड्स का या डिवेंचर्स का, इनको भी हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि दीज आर द ओनली पेपर क्लेम्स। दीज आर द ओनली पेपर क्लेम्स। इससे क्या होगा? जैसे शेयर सेल किया तो उससे क्या होगा? सिर्फ ऑनरशिप चेंज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं होगा। अगर दो शेयर होल्डर हैं ए एंड बी, ए ने बी को शेयर सेल कर दिए, तो अब इससे ऑनरशिप चेंज होगी। अब उस शेयर्स का जो ऑनर अकाउंट बन गया, बी बन गया, लेकिन किसी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ। सो सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सभी को भी शामिल नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। क्लियर? तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स की सेल को भी शामिल नहीं करते हैं। एंड द लास्ट प्रिकॉशन इज इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स मतलब जो अचानक मिल जाए। ठीक है, जैसे लॉटरी में कोई प्राइज मिल गया, ठीक है, या आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 1000 रुपीज का नोट मिल गया सड़क पे पड़ा हुआ, वो एक तरह से आपको पैसा तो मिला, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसके बदले में हमने कोई सर्विसेज नहीं दी। इसी प्रकार से जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, उनकी इनकम को भी हम विंडफॉल गेन में ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम शामिल नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। तो इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स एंड इलीगल एक्टिविटीज दोनों को अलग अलग करके बता रहा हूँ। विंडफॉल गेन्स जो अचानक से मिल गया, और इलीगल एक्टिविटीज जो ऐसी एक्टिविटीज जो इलीगल है। ठीक है, ठीक है, उससे हमें अगर इनकम हो रही है तो उसको भी हमें शामिल नहीं करना है। तो दीज आर द प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इन बातों का हमें ध्यान देना है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना है। अगर हम इन चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो नेशनल इनकम की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से डिफर करेगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। क्लास 11th में हमने इंडेक्स नंबर्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें नॉमिनल एंड रियल वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखा था। तो उसी तरह से जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है, उसका मीनिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी।
अगर हम जीडीपी को करंट ईयर प्राइसेस को लेकर के मेजर करते हैं तो जो जीडीपी कैलकुलेट होगी वो क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी होगी। क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 2020-21 ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, और अब जो प्राइसेस हैं इनको लेकर के अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो वो जीडीपी कैसा होगा, नॉमिनल जीडीपी होगा। एंड रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। अगर हम बेस ईयर के प्राइसेस को लेकर के जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो जीडीपी होगा रियल जीडीपी। बेस ईयर जैसे 2011-12 बेस ईयर को हम लेकर के अगर करें, ठीक है, क्वांटिटी करंट ईयर की लें, प्राइस बेस ईयर का लें, तो जो जीडीपी कैलकुलेट होगा वो रियल जीडीपी होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये है दोनों के बीच में कि नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड by considering current year prices and real GDP is calculated by considering base year prices. क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस और हो सकता है कि अगर मान लीजिए प्राइसेस इंक्रीज हो और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो, तो इंक्रीज प्राइस पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा। इट मीन्स जीडीपी ओनली प्राइसेस इंक्रीज होने पर बढ़ सकता है जब वो नॉमिनल जीडीपी हो। क्लियर, दोबारा सुन लीजिए, नॉमिनल जीडीपी ओनली प्राइसेस इंक्रीज होने पर भी इंक्रीज हो सकता है, केवल प्राइसेस इंक्रीज हुए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन रियल जीडीपी के केस में ऐसा नहीं होगा। रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ठीक है, क्योंकि हम इसमें बेस ईयर का प्राइस लेके चल रहे हैं, तो बेस ईयर का प्राइस तो फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी तो जीडीपी भी चेंज नहीं होगा। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकता है केवल प्राइसेज इंक्रीज होने से, लेकिन रियल जीडीपी इंक्रीज होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। क्लियर, नाउ इसी में एक कंसेप्ट और है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, सिंपल, इट इज एन इंडेक्स नंबर। ये क्या है कि इंडेक्स है which measures the ratio between nominal GDP and real GDP, nominal GDP and real GDP। तो GDP डिफ्लेटर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो we will divide nominal GDP by real GDP and the product is multiplied by 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम बेस ईयर का इंडेक्स 100 मान के चलते हैं, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर है, जैसा हमने इंडेक्स नंबर में पढ़ा था। अभी इसका छोटा सा चलो एक एग्जांपल मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी है 250, नॉमिनल जीडीपी कितना है 250 और रियल जीडीपी है 200। 250 क्या है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है 200, तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा 250 बाई 200 इंटू 100, डिवाइड करने पर हमें जो फिगर मिलेगा वो होगा 125। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या आ जाएगा 125, दैट इज द इंडेक्स ऑफ जीडीपी। वो क्या शो करता है 125 का मतलब देयर इज 25% इंक्रीज इन जीडीपी इन करंट ईयर। ठीक है, 25% इंक्रीज इन जीडीपी इन करंट ईयर। क्लियर, तो ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का कंसेप्ट। इसमें बस सिंपल पूछा जाता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का मीनिंग और उनके बीच डिफरेंस, या फिर कई बार क्या होता है कि ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, इसको लेकर के छोटा क्वेश्चन दिया जा सकता है कैलकुलेशन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट करने के लिए, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी पूछ लिया, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इन तीनों में से जो भी वैल्यू पूछेगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर जीडीपी डिफ्लेटर का मीनिंग पूछा गया है तो सिंपल है, इट इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये आप लिख सकते हैं। तो ये था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब इस यूनिट का जो लास्ट कंसेप्ट है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी को वेलफेयर का इंडिकेटर माना जाता है या नहीं माना जाता? तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो नॉमिनल जीडीपी है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, उसको हम वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो इंक्रीज हो सकता है प्राइस इंक्रीज होने पर, ओनली प्राइसेज इंक्रीज हुए तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में है उतनी ही रहेंगी, इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज है उतनी ही रहेंगी। तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी को वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाता। रियल जीडीपी को वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम जीडीपी, रियल जीडीपी को किस तरह से वेलफेयर का इंडिकेटर मानते हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड as an index of welfare because increase in real GDP means increase in the flow of goods and services in the economy। तो रियल जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स क्यों माना जाता है? क्योंकि रियल जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा? which results greater availability of goods and services per person। अगर रियल जीडीपी बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो पर हेड जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन रियल जीडीपी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर वो लिमिटेशंस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं तो जीडीपी जो है वो वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर नहीं रहता, ठीक है। वो लिमिटेशंस क्या है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट लिमिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब जो हमारा इनकम जनरेट हुआ जितना भी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? क्या सभी इंडिविजुअल्स को एक जैसा इनकम मिल रहा है या कुछ लोगों को इनकम ज्यादा मिल रही है, कुछ लोगों की इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रही है, कुछ लोगों की इनकम कम इंक्रीज हो रही है? उस केस में क्या होगा? इफ विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज गेटिंग मोर अनइक्वल देन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में नॉट राइज, ठीक है। अगर जीडीपी बढ़ गया और जीडीपी बढ़ने के बाद जब फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन में उस पूरी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अगर वो अनइक्वल रहा, मतलब कुछ लोगों को ज्यादा इनकम मिल गई, कुछ लोगों को कम मिली, तो ऐसे में क्या होगा? लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी आएगी, रिच एंड पुअर के बीच गैप बढ़ जाएगा। तो जरूरी है कि अगर जीडीपी को रियल इंडिकेटर बनाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली बात। ये कब होगा कि अनइक्वल कब होगा? जब फैक्टर्स ऑफ दी जो प्रोडक्शन है, जो फैक्टर यूनिट्स है हमारी, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है सॉरी, उन पे कुछ लोगों का अधिकार हो, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ लोग कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल रहेगा। क्लियर? तो पहली लिमिटेशन क्या है कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज अनइक्वल देन the welfare of the public will not increase. The second limitation is composition of GDP. Composition of GDP मतलब GDP जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को ऐड करते हैं। अब जो गुड्स और प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, वो किस तरह की प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर ऐसी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो डायरेक्टली लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करें तो जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज होगा। और यदि ऐसी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो इनडायरेक्टली लोगों का वेलफेयर इंक्रीज करें
या आपने ये ऐसा कहें कि जो प्रोडक्टिव नेचर की न हो, तो उससे क्या होगा, लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ जीडीपी हैज राइजन largely due to non-productive activities, due to non-productive activities like production of defense goods, then welfare of the society may not rise। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि लोगों को सबसे पहले उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी होनी चाहिए, मतलब ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज है, फूड है, शेल्टर है, ठीक है, हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लॉथिंग है। अगर इन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनके कारण जीडीपी बढ़ रही है, तो वेलफेयर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं, डिफेंस गुड्स हैं, तो इनके प्रोडक्शन से जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों का वेलफेयर है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर हमें खाना अच्छा नहीं मिले तो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट चाहे कितने भी अच्छे हों, उससे हमारा वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये दो लिमिटेशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। नाउ द थर्ड लिमिटेशन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मीन्स type of barter system. It is the type of barter system. Means when commodities are exchanged with other commodities, जब गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता है। जनरली विलेज एरिया में ऐसा होता है कि लोग गुड्स को परचेज करते हैं किसी दूसरी गुड्स के बदले में। जैसे मान लीजिए उनको वेजिटेबल्स परचेज करनी है, तो वो क्या करेंगे, वीट डायरेक्टली वेजिटेबल सेलर को देंगे और वेजिटेबल से ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, और ऐसे एक्सचेंजेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बोलते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में जैसा था। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो जो एक्सचेंज हुआ उसकी वैल्यू जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमने तीनों ही मेथड में देखा कि हम जीडीपी किस में कैलकुलेट कर रहे थे, मॉनेटरी वैल्यू में। अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो रहे हैं तो वो जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं आ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जीडीपी जो भी एस्टिमेट होगी वो क्या रह जाएगी, अंडर एस्टिमेटेड रह जाएगी। एक्चुअल में जितना जीडीपी दिखाई दे रहा है वो कम होगा अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस prevail in the economy, then GDP remains underestimated, so it loses its identity as an index of welfare. Clear? तो अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं उनको जीडीपी में मेजर किया नहीं जाएगा, जिससे क्या है कि जीडीपी जो वेलफेयर का इंडेक्स है वो उतना ट्रू नहीं हो पाएगा। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट limitation of GDP as welfare is externalities. Externalities refers to good or bad impact of an economic activity without paying or penalty for that. Externalities क्या है कि ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन उसका हमारे पे गुड इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए हमने कोई पेनल्टी नहीं दिया और उसका हम पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो जिसके लिए हम न तो पेमेंट कर रहे हैं न हम पे कोई पेनल्टी लग रही है, लेकिन वो हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, तो ऐसी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नैलिटीज बोलेंगे। जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल है कि मान लो आपके घर के आसपास कोई ब्यूटीफुल गार्डन डेवलप हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, उस गार्डन में जॉगिंग कर सकते हैं, आपको फ्रेश एयर मिलेगी जिसके लिए आप कुछ पे नहीं कर रहे, आपका वेलफेयर इससे इंक्रीज होगा, लेकिन आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा कि जो जीडीपी इन चीज़ों को मेजर नहीं करता, जीडीपी क्या नहीं करता, इन चीज़ों को
मेजर नहीं करता, इसलिए जो एक्सटर्नैलिटीज हैं वो भी लोगों के वेलफेयर को इम्पेक्ट करती हैं, जो कि जीडीपी मेजर नहीं करता। सिमिलरली जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, जैसे मान लो कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाए हमारे घर के आसपास, तो उससे निकलने वाला जो स्मोक है वो हमारे एयर को पोल्यूट कर देगा, ठीक है, जिसका हमारा हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी हेल्थ पे जब बैड इम्पैक्ट पड़ेगा तो नेचुरली हमारा वेलफेयर है वो इफेक्ट होगा। अब इस चीज़ के लिए हम पे पेनल्टी नहीं लग रही, ठीक है, कि भी जो स्मोक इंडस्ट्रीज ने फैलाया उसकी कोई पेनल्टी नहीं लग रही, वो तो इंडस्ट्रीज के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं वो भी हमारे वेलफेयर को इफेक्ट करती हैं, जिनको कि जीडीपी मेजर नहीं करता। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं जीडीपी की एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। द फर्स्ट लिमिटेशन इज distribution of GDP. If distribution of GDP is unequal, then welfare of the public may not rise. Composition of GDP: if GDP increase due to the production of non-productive activities, then welfare will also not increase. If third one is non-monetary exchanges, if non-monetary exchanges exist in the economy, then GDP remain underestimated. And externalities which affect our welfare are not measured by GDP. तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो बहुत सारे वीडियोज की हमने सीरीज बनाई उसके साथ पूरा होता है।